and welcome to class 8 and today we are going to start our new subject political science and chapter number 4। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक ज्योग्राफी में 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, हिस्ट्री में हम लोगों के 3 चैप्टर्स हो चुके हैं और आज हम वापस रिपीट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं बच्चों वो है आपका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर अगर आपको याद हो बच्चों हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इसी के साथ में हमने पार्लियामेंट की जो इम्पोर्टेंस है, पार्लियामेंट की नींव क्यों पड़ती है, ये सारी बातें जानी थी। आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ा था और इसी में देखा था कि पार्लियामेंट जो है हमारी कंट्री में कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क करती है, कई सारे काम करती है। उसमें से एक फीचर हमने पढ़ा था द मेकिंग ऑफ लॉज, कानून बनाना। तो बच्चों ध्यान दें कि जब हमने पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 तब इसमें हम जानेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो किस तरह से कंट्री के अंदर कानून बनाती है, लॉज किस तरह से फॉर्म होते हैं, पार्लियामेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से कानून तैयार होते हैं। लेकिन इसी के साथ में आज जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द लॉज। तो कानून को सबसे पहले लॉज होता क्या है, कानून क्या होते हैं बच्चों और इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है, ये बात करेंगे। तो बच्चों देखिए लॉ का मतलब आप तो सब समझते हैं कि कानून होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों कि जो लॉज होते हैं, जो कानून है, एक्चुअल के अंदर ये कुछ रूल्स का एक सेट होता है। रूल्स समझते हैं ना, नियम। जैसे आप देखिए जब आप स्कूल आते हैं तो आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जब आप इसी के अलावा घर में रहते हैं तब भी आपके घर के अंदर कई सारे कानून कायदे बनाए गए, कुछ रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो एक्चुअल में जो लॉज है वो एक रूल का सेट है, मतलब नियमों का एक पूरा सेट है और जिसको फोर्सफुली फॉलो करवाया जाता है। मतलब पहली चीज तो ये है कि कानून क्या है, तो कानून जो है या जो लॉज है, ये लॉज जो है वो कुछ रूल्स का एक सेट है और जिनको फोर्सफुली कंट्री में सिटीजन्स पर अप्लाई किया जाता है ताकि लोग जो है सिस्टमेटिकली तरीके से रह सके और किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। तो बच्चों एक चीज तो आप भी समझते होंगे कि जब कानून और कायदे नहीं होते तो हर इंसान क्या करेगा, अपनी मन मर्जी करेगा, और जब अपनी मन मर्जी करेगा तो उससे क्या होगा, दूसरे इंसान को नुकसान होगा, उसे चोट पहुंचेगी। तो इस तरह से दूसरों के राइट्स को बचाने के लिए, दूसरे लोगों को के अधिकारों को बचाने के लिए या कोई इंसान अपनी मन मर्जी ना करे, है ना, सिस्टम को ना बिगाड़े, इसीलिए लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई बच्चों। अब देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि लॉज क्या होते हैं, कानून क्या है, आपको एक डेफिनेशन अगर पूछी जाए बच्चों कि आप लोग लॉज या कानून किसे कहेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना होगा बच्चों कि ये जो लॉज है, ये जो कानून है, लॉज क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट वर फोर्स्ड टू ओबे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ रूल्स। रूल्स का मतलब समझ गए, नियम। तो लॉज क्या है, एक नियमों का, एक रूल्स का एक सेट है एंड दैट वर फोर्स्ड टू ओबे। फोर्स का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती, चाहे इच्छा नहीं है फिर भी आपको इन कानून को मानना ही पड़ेगा। और अगर आप अपनी इच्छा से मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब, ओबे का मतलब मनवाना, कहना मनवाना। तो रूल्स को फॉलो करने के लिए फोर्सफुली इन लॉज को अप्लाई किया जाता है ताकि पूरी कंट्री का सिस्टम जो है वो बना रहे। तो ये तो बात होगी बच्चों लॉज क्या होते हैं। इट इज द सेट ऑफ द रूल्स व्हिच आर फोर्सफुली ओबे, तो जिनको मनवाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज है बच्चों कि डू द लॉ अप्लाई टू ऑल। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है डू द लॉ अप्लाई, लॉज अप्लाई टू ऑल। तो क्या कानून सबके लिए या सब पर लागू होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। आप देखिए बच्चों हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री के सिटीजन्स हैं, हम सब भारत के, इंडिया के रहने वाले हैं। तो जो कानून है हम सबके लिए इक्वल है, जो भी लॉज बनाए गए हैं वो हम सबके लिए एक बराबर है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वी ऑल आर इक्वल इन द टुवर्ड द लॉ। तो कानून के सामने हम सब बराबर है, चाहे हम किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी कास्ट से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, लेकिन हम सब इंडियंस हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं। इसीलिए कानून की नजर में, लॉ के सामने हम सब क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कानून जो है, जो लॉज है वो कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते बच्चों। कहने का मतलब
कानून के आगे हम सब बराबर है, कोई तरह का भेदभाव कानून या जो लॉज है वो हमारे साथ में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों बात करें कि ये जो रूल्स ऑफ लॉ है ये क्या होता है, देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है रूल्स ऑफ लॉ, मतलब कानून के नियम। और कानून के नियम क्या कहते हैं, कानून के नियम यही बात कहते हैं कि कानून की नजर में सब बराबर है, लॉ के सामने सब इक्वल है। कैसे, देखिए ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजंस ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। देखिए क्या लिखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब जो है वो कानून के नियम। अब कानून के कुछ नियम है बच्चों जिसके अकॉर्डिंग कानून या जो लॉज है वो काम करता है। जैसे देखिए लॉ क्या कहता है कि ऑल लॉज अप्लाई इक्वली, सारे कानून सब पर बराबरी अप्लाई होंगे, मतलब सारे कानून सब लोगों के लिए इक्वल है, ठीक है ना। नो वन कैन डू अबाउट द लॉ, कोई भी इंसान कानून से बढ़कर या कानून के अगेंस्ट जाकर या कानून से ऊपर उठकर कोई काम नहीं कर सकता, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो। तो कहने का मतलब कानून की नजर में प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, है तो इंडिया का सिटीजन ही, लेकिन कानून की नजर में वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो तो एक इंडिया का सिटीजन है, क्योंकि कानून क्या कह रहा है कि ऑल आर इक्वल। लॉज क्या कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और कोई ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो इस तरह से नो वन कैन डू अबाउट द लॉ, कानून से ऊपर जाकर कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब हम सब इस कंट्री में रहते हुए जो भी काम करेंगे, जिस भी कानून को फॉलो करेंगे, वो कानून की हद में रहकर करेंगे। लॉज की जो लिमिटेशन है उससे बाहर जाकर काम करना क्या हो जाएगा, वो तो इलीगल हो जाएगा, गैर कानूनी, है ना। और जब हम कोई इलीगल वर्क करते हैं तो उसके बदले में क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो ये चीज समझ के चले कि जब हम लॉ के अगेंस्ट में जाकर कोई काम करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा, और जब कोई काम इलीगल होता है तो उसकी सजा कौन देता है, जुडिशरी देती है, कोर्ट देती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आर इक्वल, इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ। अब हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट है, तो ऑल पर्सन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। हम लोग बच्चों एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रहे हैं, हमारा देश कभी आजाद हुआ 1947 के अंदर, और जब 1949 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ तो बच्चों उसमें यही चीज ऐड की गई कि कानून की नजर में लॉ के सामने सब इक्वल रहेंगे। तो हम लोग एक इंडिपेंडेंट इंडिया के रहने वाले सिटीजन हैं और इसीलिए हम सब क्या है, इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं, ठीक है। एंड एंशिएंट इंडिया, अब बच्चों इससे पहले की बात कर लेते हैं। इंडिया तो इंडिपेंडेंट हुआ 1947 के अंदर, लेकिन पुराने जमाने की एंशिएंट टाइम की बात करें तो बच्चों लॉ का जो ये इक्वलनेस है ये पहले नहीं थी, मतलब लोगों के साथ में इनइक्वालिटी को फॉलो किया जाता था। इनइक्वालिटी किस बेस पर, कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, है ना, और कम्युनिटी के बेस पर भेदभाव किया जाता था लोगों के साथ, ठीक है। तो हम लोग बच्चों वो बात कर रहे हैं जब ऑटोनॉमी चलती थी, ऑटोनॉमी का मतलब राजतंत्र, राजा का राज्य चलता था, तो जो चीज किंग को अपने सूटेबल लगती थी वही कानून होता था, चाहे उसे किसी का नुकसान हो तो भी उससे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो फाइनल डिसीजन था वो रूलर का होता था, राजा का होता था, ठीक है। अब एंशिएंट इंडिया के बच्चों अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट टाइम पीरियड में जो बड़े बड़े रूलर्स होते थे वो ऑटोनॉमी को फॉलो करते थे। ऑटोनॉमी का मतलब अपनी इच्छा से सिस्टम को चलाना, अपनी मर्जी से कानून बनाना, जो खुद को अच्छा लगे उसी को कानून बना देना। अब बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रूलर जो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए कानून बना रहा है वो सबकी खुशी में हो? बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि सही मायने में लॉ क्या है, जहाँ पर सबको बराबर माना जाए। तो अगर बच्चों एंशिएंट इंडिया की बात करें तो इस समय रूल ऑफ लॉ अप्लाई नहीं होता था, मतलब कानून की नजर में सब बराबर नहीं थे। जो रूलर्स थे वो लोगों के साथ में कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे, ठीक है। तो देखें आप कि डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द ऑटोनॉमी एंड पनिशमेंट आर बेस्ड ऑन कास्ट बैकग्राउंड। तो देखिए अगर हम एंशिएंट इंडिया की पुराने जमाने की बात करें बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो अलग अलग कम्युनिटीज होती थी, कम्युनिटीज का मतलब हम लोग कह सकते हैं जो अमीर लोग होते थे या कोई रिलीजन से कनेक्टेड थे, कोई स्पेशल कम्युनिटी थी, तो उनको अलग अलग डिग्रीज दी जाती। डिग्रीज का मतलब अलग अलग पद दिए जाते थे, अलग अलग पोस्ट दी जाती थी, और जो लोग
और बाकी लोगों के लिए अलग थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एंशिएंट इंडिया में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे कास्ट कह सकते हैं, कम्युनिटीज कह सकते हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस थे जिनके लिए कानून अप्लाई होता ही नहीं था। तो कानून किसके लिए था? तो बच्चों देखिए, जब कभी पनिशमेंट दी जाती थी एंशिएंट इंडिया में, तो ये पनिशमेंट भी कास्ट पर बेस होती थी। कास्ट का मतलब अगर कोई ऊंची जाति का है ना, अपर कास्ट का पर्सन है, तो उसके लिए पनिशमेंट के अलग कानून थे, और अगर कोई लोअर कास्ट का इंसान है तो उसके लिए पनिशमेंट बहुत ज्यादा हैरास करने वाली होती थी, बहुत ही रिगिड पनिशमेंट दी जाती थी। तो जाति के बेस पर, कास्ट के बेस पर भी पनिशमेंट डिसाइड होती थी। कब? एंशिएंट इंडियन टाइम में, प्राचीन भारत की हम लोग बात करें तो कानून नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि लोगों के साथ में भेदभाव होता था, और जहां पर बच्चों भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहां पर लॉ अप्लाई नहीं किए जा सकते। लॉ का मतलब ही क्या है? जहां पर सब इक्वल है, कानून सबके लिए एक होता है, ठीक है। तो बच्चों ये तो बात हो गई एंशिएंट इंडिया की। अब हम आ रहे हैं ब्रिटिश टाइम के बारे में, और आप लोगों ने तो हिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर जो पढ़े उसमें आपने बहुत ही डिटेल में ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा है। और अगर आपसे अगर पूछा भी जाए कि क्या ब्रिटिशर्स इंडियंस के लिए इक्वल लॉ अप्लाई करते थे, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने जितने भी कानून बनाए वो सब कानून अपने फेवर के लिए बनाए, अपनी खुशी के लिए, अपने फेवर में, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी रूल ऑफ लॉ अप्लाई नहीं होता था, कानून का राज्य नहीं था। हर ब्रिटिशर्स या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने फेवर में या अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए लॉ फॉर्मेशन करती थी, कानून और व्यवस्था अपने लिए बनाती थी। लेकिन इंडियंस के लिए कानून बहुत अलग थे, और जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके लिए कानून बहुत अलग होते थे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम द इंडियन नेशनलिस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन द ब्रिटिश इंडिया। लेकिन कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी नेता, बड़े बड़े नेता, जिसमें हम लोग कई सारे लोगों का नाम पढ़ते हैं। नेहरू जी देख लीजिए, गांधी जी देख लीजिए, भगत सिंह देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस देख लीजिए, है ना। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी देख लीजिए। ये कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ब्रिटिश टाइम पीरियड में अंग्रेजों के सामने कई सारी डिमांड रखी, और फिर भी जो है उन्होंने कई तरह के लीगल स्पेक्ट्स बनवाए, मतलब कानून को सुधारने की कोशिश की गई। और हमेशा से इंडियंस की डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स के इक्वल में इंडियंस को भी जो है वो कुछ फ्रीडम दी जाए, कुछ इक्वालिटी दी जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में जितने भी कानून बनते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में होते थे। लेकिन फिर भी कुछ बड़े बड़े जो नेशनलिस्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव या बड़े बड़े जो नेता थे, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि इंडियंस को भी कानून बनाने के सिस्टम में इन्वॉल्व किया जाए, और जो भी कानून बनाया जाए, जो भी लॉज बनाए जाए, उनका फॉर्मेशन इंडियंस के फेवर में होना चाहिए। इंडियंस की कह सकते हैं कि विल को, इच्छा को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाए। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं ब्रिटिश पीरियड हम लोग बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपने देखा है कि अलग अलग तरह के कानून बनाकर किस तरह से अंग्रेजों ने इंडियंस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया, हम लोगों को, हमारी कंट्री को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। इंडियन जजेस बिगन टू यूज द लॉज टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। और बच्चों ब्रिटिश टाइम पीरियड में कुछ इंडियन जज भी थे, कुछ भारतीय लोग थे जो जज बने, उन्होंने भी कई सारे सुधार करवाने की कोशिश की, ताकि भारत में रहने वाले जो इंडियंस हैं उनको उनके राइट मिल सके, उनके अधिकार मिल सके, और जो अंग्रेज सरकार अपनी मन मर्जी से कानून बना रही है उसको कम किया जा सके। अब अगर हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात करें तो आपको सबको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नमेंट को चलाने के लिए, देश को सिस्टमेटिकली गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। और हम लोग बात कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी बच्चों, और ये भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कानून की एक किताब है, और गवर्नमेंट हमेशा ही उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो कहने का मतलब सरकार अपनी मन मर्जी से कोई कानून नहीं बना सकती। जो भी कानून या जो भी लॉज फॉर्मेशन होते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो बच्चों अगर बात करें आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस की, द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आवर लीडर्स बिकम मेकिंग द लॉज। तो जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो
इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए 1946 के अंदर इलेक्शन करवाए गए और इस इलेक्शंस में जीतने वाले लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में खूब बड़े लंबे समय के बाद में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो करता है दो चीजों को। पहली चीज क्या है बच्चों, वो है फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो चीजों पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है। पहला है फ्रीडम और दूसरा है इक्वालिटी, ठीक है ना। तो इक्वालिटी और फ्रीडम, और आपको ये भी पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के बारे में क्या कहा गया है, रूल ऑफ लॉ को अपनाया गया। मतलब कोई भी इंडियन कानून से आगे जाकर, लॉज के अबाव जाकर काम नहीं कर सकता। और ये भी कहा गया है कि वी ऑल आर इक्वल ऑन द बेस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो हम सब चाहे किसी भी जाति से, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, लेकिन कानून की नजर में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर गवर्नमेंट काम करती है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर इंडियंस को इक्वल राइट्स दिए गए हैं बच्चों, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देश का, कंट्री का सिटीजन होने के नाते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कुछ अधिकार दे रखे हैं, जिसके कारण हम लोग इंडिपेंडेंटली इंडिया में रह सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज के इस पार्ट में हमने 3-4 चीजें जानी है। सबसे पहले हमने जाना कानून क्या होते हैं, तो ये एक रूल का सेट है, नियमों की एक किताब है, ठीक है ना, या नियमों का या रूल्स का एक सेट है जिसे लॉ कहते हैं। और फिर पढ़ा हमने रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो बच्चों रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून कुछ नियमों के अकॉर्डिंग चलता है, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग लॉ काम करते हैं। और इन लॉज के सामने अगर हम देखें तो हम सब इक्वल है। कानून किसी के साथ में, लॉ जो है वो किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। उसके बाद में हमने बच्चों एंशिएंट इंडिया की बात की, प्राचीन भारत की बात की। एंशिएंट टाइम में रूल ऑफ लॉ नहीं था, मतलब कानून नाम की चीज नहीं थी। जो रूलर को अच्छा लगता था, जो राजा को अच्छा लगता था, वही उसके लिए कानून होता था। और जनता को या वहाँ उस किंगडम में रहने वाली जनता को चाहे कोई तकलीफ हो या ना हो, लेकिन उससे राजा को कोई लेना देना नहीं था। और एंशिएंट इंडिया में जाति धर्म के नाम पर भी जो है वो भेदभाव किए जाते थे। कुछ ऐसे कानून के एग्जाम्पल जो है, कुछ लॉज के एग्जाम्पल बच्चों को देखने को भी मिलते हैं जो ये प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कि जो पनिशमेंट का सिस्टम था एंशिएंट टाइम में, उस समय में जाति के ध्यान में रखते हुए पनिशमेंट दी जाती थी। ऊंची जाति का इंसान है तो उसकी पनिशमेंट कम होती थी, और नीची जाति का, लोअर कास्ट का आदमी है तो इसका मतलब उसको बहुत ही रिगिड पनिशमेंट दी जाती थी, बहुत बुरा बर्ताव उन लोगों के साथ में किया जाता था। और ब्रिटिशर्स के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्रिटिशर्स जो थे, इन्होंने जितने भी कानून बनाए उसमें से एक भी कानून बनाने या लॉ फॉर्मेशन में इंडियंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जितने भी लॉज हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स ने पास किए, वो सारे के सारे कानून जो है ब्रिटिशर्स ने ही बनाए थे और अपने फायदे के लिए, अपने फेवर के लिए बनाए थे, ठीक है। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, हमारा देश आजाद हुआ, तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन की ये चीज कही गई कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके काम नहीं कर सकती। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ को अप्लाई किया गया, मतलब कानून से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये आज के चैप्टर का आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और आज की क्लास यही होती है आपकी एंड। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।